कोरोना काल, चीन का जंजाल। नमस्कार। चीन के साथ भारत के विवाद के बहुत सारे पहलू हैं। पहली कड़ी में हमने ये समझने की कोशिश की कि इसका इतिहास क्या है और वो सारा जो इलाका है उसका भूगोल क्या है। चीन के साथ विवाद की पृष्ठभूमि और उसके भविष्य को जानने समझने की कोशिश में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, चीन के मामलों के जानकार, तिब्बत के अध्येता विजय क्रांति से, जो सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन भी हैं। विजय जी, फिर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अब ये समझना जरूरी है कि चीन समय समय पर और खासकर इस समय इतना बौखलाया हुआ, बेकाबू सा, उतावला सा क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ ये है कि भारत के साथ जो पुराना विवाद है उसमें समय समय पर कुछ करते रहना है, या कुछ जैसा अक्सर बहुत सारे देशों में होता है कि जब घर में घिर जाते हैं तो बाहर कुछ ऐसा विवाद पैदा कर देते हैं कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए? ऐसा है, ये दोनों बातें हैं। एक तो ये कि चीन की जो अपनी विस्तारवादी नीति है, जो उसके सपने हैं, जिस तरह के चीन के जो बहुत विशाल देश होगा और पूरे एशिया पर भी कब्जा रखेगा और पूरी दुनिया में भी दादागिरी कर सकेगा, ये उसी खेल का हिस्सा है और वो निरंतर चल रहा है। 1949 से चल रहा है। तो आज एक हिस्सा तो उसका ये है कि जो खुराफात उन्होंने शुरू में की थी कि जो भारत का लद्दाख का इलाका है, इधर नेपाल है, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल है, उस पर उसका कब्जा होना चाहिए, उसका दबदबा होना चाहिए। तो उन्होंने नेपाल में तो काफी हद तक कामयाब हो गए, बिना कुछ गोली चलाए और बिना लड़ाई किए। पिछले समझिए कि 60-70 साल में भारत ने नेपाल के विकास के लिए बहुत धन खर्च किया, अपनी अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद। जी जी। चीन ने भी खर्च किया, लेकिन उसने विकास पर नहीं, उसने वहां के जो नीति निर्धारक हैं, सरकार में मंत्री संतरी हैं, जो वहां के बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, इन और वहां की सेना के अधिकारी हैं, चाइना ने उन पर पैसा खर्च किया और उनको अपने साथ मिला मिला के जो फैसले जिस तरह के चलते रहे पिछले कई बरस में, तो आज हालत ये है कि नेपाल पूरी तरह अजगर की लपेट में है। नेपाल सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो चीन को पसंद ना हो। तो नेपाल में तो उसका काम पूरा हो रहा है। भूटान में उसकी इच्छा थी वैसा करने की, लेकिन क्योंकि भूटान ने अपनी सुरक्षा की संधि जो है वो भारत के साथ की है और उसकी जिम्मेदारी भारत के पास है, इसलिए भारत की सेना लगातार भूटान की भी रक्षा करती है। और डोकलाम में जो हुआ था वो असल में भारत की धरती को बचाने के लिए नहीं, वो भूटान की धरती को बचाने के लिए था, जहां चीन का इरादा था तो उसको कब्जा कीजिए और भारत का जो चिकन नेक का एरिया है जी, उसके नजदीक पहुंच जाइए। और एक बार वहां चीनी सेना पहुंच जाए तो वो एक झटके में आधे, क्योंकि 24 किलोमीटर के करीब वो एक पट्टी है, भारत इधर के भारत को और नॉर्थ ईस्ट का जो उत्तर पूर्वी भारत है कि उनके 8 राज्यों को जोड़ने की एक पट्टी है, तकरीबन 24-28 किलोमीटर चौड़े। उस पर कब्जा करना चाहता था। तो इसलिए डोकलाम पर वो हुआ था, जो भारत ने नहीं किया। दूसरा जो एक कारण, इमीडिएट जो तुरंत कारण है, चीन जो है उसके वहां ये जो कोविड वाला जो कांड हो गया, वो भले ही, अब उस पर 2 थ्योरीज है कि जी, एक कुछ लोग देश मानते हैं कि उसने जानबूझकर वो छेड़ा और ये वायरस दुनिया पर छोड़ा और दुनिया को मुसीबत में डाला, अपनी प्रयोगशाला में तैयार किया और छोड़ा। हाँ बिल्कुल, एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि वो कुछ काम कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में, बायोलॉजिकल वारफेयर पर काम कर रहे थे, वो गलती से छूट गया और फिर दुनिया में फैल गया। तो भले ही वो एक्सीडेंटली हुआ या जानबूझ के हुआ, दोनों मामलों में दोषी है चीन। तो चीन इस वक्त घिरा हुआ है दुनिया से। आप इंतजार कीजिए, अभी अमेरिका भी, जर्मनी भी, जापान, ये सारे जितने देश हैं अभी तो कोविड से लड़ने में लगे हुए हैं, और जब ये ठीक हो जाएंगे उस वक्त चीन पर प्रहार बहुत बड़ा होने वाला है। आप इंतजार कीजिए। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा उसका पक्ष ये है कि जहां ऑलरेडी उसके इरादे थे, भारत जैसे पर उसके इरादे थे, वो तिब्बत हमारे पंजा है और ये बाकी उंगलियां हैं, वहां उसको लगा कि अभी इंडिया कमजोर है, अभी इंडिया में कोविड फैला हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत कमजोर हो गई है और भारत शायद हमारा झटका ना झेल पाए, तो उसने वो ट्राई किया है।
चौथा कारण और है कि चीन में जितना हम लोगों को लगता है कि चीन बड़ा एक शक्तिशाली और बड़ा समरस, हाँ समरस देश है या वहाँ डिसिप्लिन बहुत कमाल का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। समझने की बात यह है कि चीन की जो सत्ता संरचना है और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है और बहुत सारे भ्रम भी हैं। जी, तो हम पहले इसी पर बात कर लें कि ये सत्ता संरचना असल में है क्या। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो चीन में 1949 से पहले जो सरकार थी कुओमिंतांग की, वो एक राष्ट्रवादी सरकार थी। जो कम्युनिस्ट वहां आंदोलन चला माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में, वो कई बरस चला और उन्होंने वो सत्ता को उखाड़ दिया। कुओमिंतांग के जो राष्ट्रपति थे चियांग काई शेक, उन्हें वहां से भागना पड़ा और वो ताइवान चले गए। ताइपे कहते हैं उसको, वो हवाई जहाज में वहां चले गए। बाकी पूरे चीन पर माओ त्से-तुंग का और कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। लेकिन ये सिंगल पार्टी व्यवस्था होने के कारण ये व्यवस्था पूरी तरह तानाशाही। माओ कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे, कमाल के जादूगर थे। उनके साथ बहुत बड़े बड़े और बड़े ईमानदार नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी, कई बरस जिंदगी लगा दी। तो माओ त्से-तुंग ने इस डर के मारे कि इनमें से बहुत सारे लोग किसी दिन मेरे खिलाफ हो सकते हैं, तो उनको पहचान कर खत्म करने का काम किया। वो एक उसको कल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, जो चीन की मशहूर सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं, वो 10 साल चली चीन में 1966 से 1976 तक। और उसका घोषित रूप तो ये था कि हम चीन को आधुनिक बनाएंगे, जो पुराने मूल्य हैं वो है ना जीर्ण शीर्ण हो, पुरातन नष्ट करो और नया लगाओ वाला कहानी थी। और उसकी आड़ में माओ त्से-तुंग ने 10 साल में ऐसे सारे कम्युनिस्ट लीडर वरिष्ठ और जूनियर नष्ट कर दिए, मार डाले या जेलों में डाल दिए या पागल कर दिए या गायब हो गए, जो उनके लिए खतरा बन सकते थे। और फिर उसके बाद एक छत्रराज किया उन्होंने। यही काम आज शी जिनपिंग कर रहे हैं। वहां 3 पद होते हैं सबसे बड़े। वहां का जनरल सेक्रेटरी जो कम्युनिस्ट पार्टी का है, वो सबसे बड़ा पद है। वो वहां का तानाशाह होता है, जिसके इशारे पर सब कुछ चलता है। फिर वहां का राष्ट्रपति होता है और तीसरा होता है जो सेनाओं का प्रमुख होता है। और ये 4 साल का पद है और वहां के एक संविधान में था कि 2 बार कोई बन सकता है, उसके बाद सत्ता दूसरे नेता के हाथ में जाएगी, ताकि ताजगी बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे। शी जिनपिंग ने घोषणा कर दी है कि वो सारी जिंदगी रहेंगे और उन्होंने तीनों पद पर खुद बैठे हुए हैं। वो जनरल सेक्रेटरी भी है कम्युनिस्ट पार्टी के, वो राष्ट्रपति भी हैं और वो सेनाओं के प्रमुख भी हैं। अब ये पिछले कुछ साल से संकट जो है उनके साथी झेल नहीं पा रहे हैं। मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी इस अधिनायकवादी प्रवृत्ति को ऐसा नहीं है कि चीन की जनता और कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरा नेतृत्व है उसने सहज स्वीकार कर लिया है, वहां कुछ सुगबुगाहट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये सुगबुगाहट बड़ी बड़ी मजबूत है। और उसमें गुट भी कई बड़े बड़े हैं। पिछले जो राष्ट्रपति थे हू जिनताओ, वो एक गुट के मुखिया, वो सेना के भी प्रमुख रहे हैं। तो ऐसे 3 बड़े गुट हैं जिनमें सत्ता संघर्ष वहां चल रहा है। तो शी जिनपिंग ने अचानक ये पाया है पिछले कुछ महीनों में कि उनके खिलाफ वहां सैनिक विद्रोह भी होने की उम्मीद है, उसका डर है। तो अब ये जो जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि शी जिनपिंग को अब लगा कि जनता का ध्यान इससे बटाया जाए तो कुछ किया जाए। तो ये जो भारत के साथ उन्होंने खुराफात शुरू कर दी, इसी वक्त उन्होंने हांगकांग ब्रिटेन से वापस लिया हांगकांग। तो ये प्रॉमिस किया था कि हांगकांग उस वक्त तक डेमोक्रेसी था, तो हांगकांग की डेमोक्रेसी कायम रहेगी, लोगों की बात करने की, बोलने की जो उनको पूरी आजादी होगी और वहां के संविधान में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। 1999 में ये हुआ था और आज उन्होंने 50 साल होने से बहुत पहले ही वो उसको फिर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, हांगकांग में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो चीन में जहां लोगों को प्रदर्शन करने की, अपना बयान देने की भी छूट नहीं है, उनको दिखाई दे रहा है कि हमारे ये भाई तो बोलते हैं, हम क्यों ना बोले। तो डेमोक्रेसी की जो चाहत है वो भी बढ़ रही है चाइना में हांगकांग को देखते हुए।
तीसरी चीज जो है, चाइना ने वही खुराफात के लिए ध्यान बटाने के लिए साउथ चाइना सी जो समुद्र है, जी। उसका उसका नाम है साउथ चाइना सी, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे देश हैं। मैं इस वक्त पूरी गिनती मुश्किल है, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा देश हैं, और जो चीन की मुख्य भूमि से 1000, 1500, 2000 किलोमीटर है। तो चीन ने घोषणा कर दी है कि इस समुद्र के आसपास जितने भी टापू और वो हैं, वो सारा मेरा है। जापान के लिए उसने मुसीबत कर रखी है, वियतनाम है, ब्रुनई जैसा छोटा सा देश है, फिलीपींस है, ये सारे देश त्रस्त हैं चाइना से। तो चीन को ये जो विरोध इतना मिल रहा है बाहर से, शी जिनपिंग अब उससे भी घबराए हुए हैं कि अगर ये सारे मेरे सताए हुए देश आपस में मिल गए तो मुसीबत कर देंगे। तो अभी कोरोना काल है, अभी देश संकट में है, अभी इनको थोड़ी चुकाई कर दो। तो ये जो हम देख रहे हैं परिवर्तन हो रहे हैं चीन की तरफ से, जो बड़ा आक्रामक नजरिया है, वो असल में डर से उपजा हुआ है जी। वो शक्ति से उपजा हुआ नहीं है, वो चीन के नेताओं की के डर से उपजा हुआ है। इसलिए हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हम निकट भविष्य में देखें कि जो चीन है वो बहुत मुसीबत में आएगा। चीन ने जो कई देशों पर कब्जा किया हुआ है, जबरन कब्जा किया हुआ है, जैसे तिब्बत है उस पर कब्जा किया हुआ है, ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा किया है, मंगोलिया का जो दक्षिणी, जिसको साउथ मंगोलिया कहते हैं, चाइना उसको इनर मंगोलिया कहता है, वो उन पर उसने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। अब आप सोचिए कि ये 3 देश, उनका जो क्षेत्रफल है वो आज के पूरे चीन के 2/3 क्षेत्रफल का बराबर है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन 3 देशों में, तिब्बत में और ईस्ट तुर्किस्तान शिनजियांग में और साउथ मंगोलिया में, वो वहां के 3/4 के बराबर हैं। तो अगर ये देश आजाद होते हैं तो फिर चीन की बहुत बुरी हालत होगी। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि एक तरफ कोविड की मार, ये तो कोई भी समझ सकता है आसानी से कि चीन जैसे देश से सही खबर आना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों में संक्रमण फैला, कितने लोगों का रोजगार गया। ऐसा तो है नहीं कि ये रोजगार भारत और अमेरिका में ही जा रहा है, वहां भी गया होगा। और जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति पर कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था में जो संकट आया हुआ है वो ये कि कोविड की वजह से उन इलाकों में जहां तो चीन सरकार ने माना कि यहाँ फैला है, वुहान का इलाका है, हुबई जो प्रांत है, लेकिन बहुत इलाकों में उसने माना ही नहीं कि वहां हुआ है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वुहान से तो वायरस चले और वो इटली पहुंच जाए और ब्राजील पहुंच जाए और बीजिंग ना पहुंचे, है ना। तो उसको उस सब को उन्होंने छिपाए रखा। तो छिपाए रखने का नतीजा ये हुआ कि वहां भी संकट तो आया। और अब अगर मान लीजिए, चलिए वहां की चीन की फैक्ट्रियां अगर चल भी रही हों, लेकिन अमेरिका में आयात कम पड़ हो गया, इटली ने आयात बंद कर दिया, जर्मनी का बंद हो गया चीन से लेना क्योंकि वहां मुसीबत आ रही है, भारत ने भी कम कर दिया। तो नतीजा ये हुआ है कि चीन का जो एक्सपोर्ट है वो सडनली उसमें काफी ड्रॉप हुआ है, और वो होते ही फैक्ट्रियां बहुत सारी या बंद हो गई हैं या वो आधी कैपेसिटी पर, कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। नतीजा ये हुआ कि लोग वहां से बेरोजगार हुए हैं। अब एक अंतर जो हम देखेंगे कि 1979 में चीन में वहां के युवाओं ने एक आंदोलन आजादी का, या यूं कहिए कि डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए चलाया था। उस वक्त भी वो आंदोलन बहुत बड़ा था और उसे बहुत मजबूती से कुचल दिया गया था। डेंग जियाओपिंग थे, बहुत बेरहमी से मारा था और युवाओं के ऊपर टैंक चढ़ा दिए। आज एक चीज समझने की है कि वो जो पीढ़ी थी युवाओं की उस वक्त 1979, तब वो जो पीढ़ी थी बड़ी आदर्शवादी थी। आज भी आपको वो किताबें मिलेंगी जो उस वक्त साहित्य लिखा गया था लोकतंत्र के पक्ष में, दीवारों पर लड़के लड़कियां अपनी कविताएं लिखते थे। आज के चीन में वो सब खत्म हो गया है। बहुत वहां के लोग जो हैं, अब उनको पैसे की जो जो, जो चपास लग गई है, लत पड़ गई है, उसने सारे आदर्श खत्म कर दिए हैं। अब जो पीढ़ी वहां के मजदूरों की है वो कविता नहीं लिखेगी,
वो शहर जला देगी, वो तख्ता उखाड़ देगी इनका। तो ये जो डर है अब, ये तो अभी तो सिर्फ चाइना के सामने आया है कि जो भीतरी फैक्ट्रियों में जो भीतरी कारणों से हो रहा है, बेरोजगार हो रहे लोग कई करोड़ हो गए हैं। अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, भारत ने शुरू कर दिया है, जो ठेके देने थे वो बंद करने शुरू हो गए। अभी बहुत सारे देश, यूरोपियन यूनियन के देश, अमेरिका और बहुत सारे देश नियमित पूरे तरीके से घोषणा, हैरानी नहीं होगी अगर वो घोषणा करे कि हम चीन के साथ व्यापार बंद कर रहे हैं, या वो छांट छांट कर कि जिन उद्योगों में रोजगार बहुत पैदा होता है, अमेरिका ये कह सकता है कि मैं वो रोजगार अपने देश में बनाऊंगा, इसलिए मैं ये वाले आयात बंद कर रहा हूं। जब ये काम होगा तो मेरा हिसाब ये है कि अगर चीन का उत्पादन निर्यात 20% भी कम हो गया तो इतने करोड़ कर्मचारी वहां के रोजगार खोएंगे, दुकानदारों का जॉब जाएगा, दफ्तर वालों का जॉब जाएगा, कि फिर वहां जो कोहराम मचेगा उसको कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेना संभाल नहीं पाएंगे। और वो वक्त होगा जब चीन अंदर से टूटेगा, और वो मौका होगा कि जब ये जो सताए हुए देश हैं, तिब्बत है, ईस्ट तुर्किस्तान है, मंगोलिया है, इवन मंचूरिया जी, कि जिनको चीन ने बिल्कुल उनकी जाति नष्ट कर दी, ये भी जागेंगे और ये खड़े होंगे। और फिर आप देखिए चीन अपने मूल रूप में आएगा। वो जो चाइना की दीवार है ना, ओरिजिनली चीन तो सिमट जाएगा। चीन ओरिजिनली उस दीवार के भीतर था। मतलब विजयकांत, आप ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द शायद वो समय आएगा जब चीन भीतर से टूटेगा, बाहर से पिटेगा, और सब लोग मौका ताड़ेंगे उस वक्त कि जिसको सताया गया है वो अपना बदला लेगा। आपने बहुत खूबसूरत और बड़े सटीक शब्दों में, थोड़े से शब्दों में ये बात कही है और बिल्कुल सही है। इस दूसरी कड़ी में हमने जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर वजहें क्या हैं चीन के भीतर की, चीन के बाहर की, जिसकी वजह से चीन अचानक इतना बेकाबू होकर दुनिया में तरह तरह के खेल कर रहा है, और भारत के साथ विशेष तौर पर सीमा पर जिस तरह का खेल चल रहा है। आज वो कहता है डिसएंगेजमेंट होगा, कल कोई नया मोर्चा खोल देता है। उसकी वजह क्या है? चीन के साथ विवाद का एक तीसरा बहुत बड़ा पहलू है भारत का। इस पर हम अगले खंड में चर्चा करेंगे। नमस्कार।